जब जंगलों में सिर्फ पक्षियों की आवाजें गूंजती थीं और पेड़ों के पत्ते सरसराते थे, तब भी कुछ आवाजें थीं जो डर पैदा करती थीं। वो थी पुष्पा का नाम। वो जंगल का राजा नहीं, पर जंगल में सबसे ताकतवर इंसान जरूर बन चुका था। लाल चंदन की तस्करी ने उसे करोड़ों में पहुंचा दिया था, पर पैसा ही उसका असली हथियार नहीं था। उसका दिमाग, उसकी चालें और उसका रूल ही उसकी असली ताकत बन चुकी थी। पुष्पा अब एक नाम नहीं, एक आंदोलन था। उसके आदमियों के पास बंदूक नहीं थी, पर उसका नाम सुनकर दुश्मनों की सांसें थम जाती थीं। जंगल से बाहर निकलकर वह शहरों तक पहुंच गया था। उसके कदमों की आहट सत्ता के गलियारों में गूंज रही थी। जो उसे कभी नकारते थे, वही अब उसके साथ तस्वीरें खिंचवाने को तरस रहे थे। पर कहानी यहां से नहीं, वहां से शुरू होती है जहां पहले भाग ने छोड़ा था। शेखावत वो ईमानदार लेकिन अहंकारी पुलिस अफसर जिसने पुष्पा को घुटनों पर लाने की कसम खाई थी। लेकिन पुष्पा ने न सिर्फ उसे हराया, बल्कि उसकी ताकत को भी नीचा दिखा दिया था। शेखावत की आंखों में अब बदला जल रहा था। एक ओर पुष्पा का साम्राज्य तेजी से बढ़ रहा था। हरियाणा से लेकर आंध्र तक उसकी गाड़ियों के काफिले रात के अंधेरे में लाल चंदन लेकर सरक रहे थे। पर दूसरी ओर उसके अपने लोग ही उसकी जड़ें काटने की साजिश कर रहे थे। मंगलम श्रीनु, जिसे पुष्पा ने अपमानित किया था, अब वापसी की तैयारी में था। पर इस बार उसकी पत्नी दक्षायनी ही उसका हथियार बनने जा रही थी। पुष्पा के दिल में अब सिर्फ व्यापार नहीं था, अब वह सत्ता चाहता था, राजनीति की गद्दी, जिससे वह कानून से ऊपर जा सके। वह समझ चुका था कि असली ताकत बंदूक में नहीं, सत्ता में होती है। इसीलिए वह सिद्धप्पा नाम के एक ईमानदार लेकिन पिछड़े नेता को मुख्यमंत्री बनाने की ठान लेता है। उसके पास पैसा था, लोगों की ताकत थी और सबसे अहम डर पैदा करने की काबिलियत। इस बीच पुष्पा का निजी जीवन भी एक नई दिशा में जा रहा था। श्रीवल्ली उसके जीवन की रोशनी थी, सीधी, सच्ची और बहादुर। जब उसने पुष्पा से कहा कि वह मां बनने वाली है, तो पुष्पा के कठोर चेहरे पर पहली बार एक कोमल मुस्कान आई। उसके लिए यह सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि एक नया सफर था, ऐसा सफर जिसे उसने कभी जिया नहीं था। लेकिन हर सफलता की कीमत होती है। जो ऊंचाई पर होता है, उसका गिरना तय होता है। या तो वह खुद गिरता है या कोई उसे गिरा देता है। इसी बीच शेखावत दिल्ली चला जाता है, सत्ता के करीब। वहां से वह एक बड़ी साजिश रचता है। वो जानता था कि पुष्पा को गिराने के लिए सिर्फ बंदूक नहीं, उसकी जड़ पर वार करना होगा। वो जड़ थी लाल चंदन की खेप। शेखावत ने देश के सभी सीमाओं पर नाकेबंदी कर दी। उसने पूरी ताकत से हर खेप को रोकने का आदेश दिया। पर पुष्पा कोई आम तस्कर नहीं था। वो दिमाग से खेलता था, ताकत से नहीं। उसने एक योजना बनाई, नकली खेप तैयार की। असली लाल चंदन को बैलगाड़ियों में जंगल के अंदर से रवाना किया और नकली खेप को ट्रकों में भेजा, जो पुलिस की नजर में आए। जब पुलिस ट्रकों को पकड़ती रही, असली माल धीरे धीरे देश से बाहर निकलता रहा। यह खेल देखकर शेखावत को समझ आया कि उसने फिर से पुष्पा को कम आंका। फिल्म की पहली तिहाई में पुष्पा अब एक बिजनेस टाइकून बन चुका है, जिसे सिर्फ जंगल नहीं, शहर भी पहचानने लगे हैं। मीडिया में उसके नाम के चर्चे हैं। गरीबों में वह मसीहा बन चुका है। वो शादियों में पैसे बांटता है, बच्चों के लिए स्कूल खोलता है और गांवों में अस्पताल बनवाता है। लोग उसे भगवान की तरह मानने लगे हैं। पर इस भगवान के सिर पर अब ताज चढ़ने वाला है राजनीति का। उसे एक वीरान जगह में बंदी बनाया है, जहां उसे सिर्फ इसीलिए बंधक रखा गया है ताकि पुष्पा को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि पुष्पा जब अपनों के लिए लड़ता है तो उसका रूप बदल जाता है। वह सिर्फ तस्कर नहीं, रक्षक भी है। उसने अकेले ही उस ठिकाने तक पहुंचने की योजना बनाई। उसने अपने खास लोगों को लेकर हमला किया और कावेरी को बचा लाया। यह उसके लिए सिर्फ जीत नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी, अब दुश्मनों की बारी है। कावेरी की शादी तय हो गई थी और उस दिन गांव में उत्सव था। पुष्पा ने सब कुछ भुलाकर इस शादी को एक यादगार दिन बनाया। लेकिन जैसे ही मंडप सजा और रस्में शुरू हुई,
अचानक एक तेज धमाका हुआ, एक बम ब्लास्ट। धुआं, चीखें, खून व शादी अब एक युद्ध का मैदान बन चुकी थी। धुएं की गंध हवा में फैल चुकी थी। चारों ओर चीखें, खून और अफरा तफरी। वह शुभ विवाह का दिन अब मातम में बदल चुका था। हर किसी की आंखें स्तब्ध थीं। कावेरी, जो दुल्हन बनी थी, उसका चेहरा सजा था, पर सन्नाटे ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। पुष्पा वहीं खड़ा था। उसकी आंखें जल रही थीं, न सिर्फ धमाके की गर्मी से, बल्कि अपनों पर हुए हमले की पीड़ा से। उसे अब किसी शक की जरूरत नहीं थी। यह हमला सिर्फ किसी निर्दोष को मारने के लिए नहीं था। यह हमला सीधे उस पर था। यह संदेश था कि अब जंग सिर्फ व्यापार की नहीं, खून की होने वाली है। पुष्पा ने किसी को रोका नहीं। उसने किसी को सांत्वना नहीं दी। वह चुपचाप अपनी जीप में बैठा और अंधेरे की ओर निकल गया, क्योंकि वह जानता था अब जवाब देने का समय आ गया है। दूसरे दिन आंध्र की हर घाटी में एक ही खबर थी, पुष्पा का गुस्सा अब टूट चुका है। और जब उसका गुस्सा टूटता है तो लोग टूटते हैं हड्डियां, इरादे और वजूद। उसने सबसे पहले दाक्षायणी के नेटवर्क पर हमला किया। जिन आदमियों ने कावेरी को अगवा किया था, वे एक एक कर गायब होने लगे। कोई नहर में मिला, कोई जले हुए ट्रक में। यह कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं थी, यह जंगल का न्याय था। मंगलम श्रीनु अब समझ चुका थी कि उसने शेर की मांद में हाथ डाला है। वह अपने गढ़ से भागकर शेखावत के पास गया। बोला, मुझे बचा लो, मैं उसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। शेखावत मुस्कुराया, बोला, तू नहीं टिक पाएगा, पर मैं चाहता हूं कि वो कानून से टकराए। तू उसका चारा बन। अब शेखावत ने अपना असली जाल बिछाया। उसने कोर्ट में केस दर्ज करवाया, मीडिया में खबरें फैलाईं। पुष्पा एक आतंकवादी है। पुष्पा ने राज्य को अस्थिर कर दिया है। उसके व्यापार की जांच होनी चाहिए। पर इस बार शेखावत ने एक गलती की। उसने पुष्पा की मां के खिलाफ बयान दे दिया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिस औरत ने उसे पैदा किया उसे शर्म आनी चाहिए। पुष्पा की मां ने अपने बेटे को गले लगाकर सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी कोख से ऐसा बेटा निकला है तो ये दुनिया उसका सामना करने के लायक नहीं। यह वाक्य पुष्पा के सीने में आग बनकर समा गया। उस रात पूरे जिले में बिजली गुल हो गई। आंधी आई, बारिश गिरी और जंगल फिर से जाग गया। अगले दिन शेखावत के बंगले के सामने एक ताबूत रखा मिला। उस पर लिखा था, तू मुझे कानून से गिरा सकता है, पर जमीन से नहीं। पुष्पा अब सिर्फ एक नाम नहीं था, वह तूफान बन चुका था। इसी बीच सिद्धप्पा ने चुनाव जीत लिया। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही उसने पहला काम किया, पुष्पा के खिलाफ चल रही सभी केसों की फाइल बंद कर दी। उसने कहा, जो आदमी जंगलों में पलकर करोड़ों गरीबों को रोटी दे सकता है, वह इस राज्य की रीढ़ है। अब पुष्पा का रास्ता साफ था, लेकिन उसे मालूम था कि दुश्मन खत्म नहीं हुए हैं, उन्होंने सिर्फ मुखौटा बदल लिया है। राज्य के बाहर कुछ अंतरराष्ट्रीय ताकतें उसकी बढ़ती ताकत से चिढ़ने लगी थीं। हामिद, जो कभी उसका खरीदार था, अब उसका दुश्मन बन चुका था। उसने श्रीलंका से एक बड़ा सौदा रद्द कर दिया और चीन के रास्ते सस्ते तस्करों से माल खरीदने लगा। पुष्पा को मालूम था कि अगर उसने इस चुनौती का सामना नहीं किया तो उसके पूरे व्यापार का ढांचा गिर सकता है। इसीलिए उसने एक नया तरीका निकाला। उसने विज्ञान और तकनीक की ओर रुख किया। वह उन स्थानीय युवाओं से मिला जो इंजीनियरिंग पढ़ चुके थे लेकिन बेरोजगार थे। उसने उन्हें साथ लिया और एक नया सिस्टम खड़ा किया, जहां ड्रोन से निगरानी होती, सैटेलाइट से रास्तों का चयन और जंगल के भीतर एक नई नेटवर्किंग व्यवस्था तैयार की गई। यह अब सिर्फ तस्करी नहीं थी, यह एक व्यवस्था थी, जंगल की अपनी सरकार। इस दौरान श्रीवल्ली का बेटा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया वीर। यह नाम सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, यह एक वादा था कि वह कभी नहीं झुकेगा। पुष्पा ने वीर को अपनी गोद में लेकर कहा, तेरे लिए मैं पूरी दुनिया को बदल दूंगा। लेकिन दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती और दुश्मन कभी पूरी तरह मरते नहीं। राजनीति,
व्यापार, बदला, ये तीनों अब एक ही धुरी पर घूमने लगे थे और उस धुरी का नाम था पुष्पा। वह अब जंगलों तक सीमित नहीं था। उसका प्रभाव राजधानी के फैसलों पर दिखने लगा था। हर मंत्री, हर अधिकारी अब दो ही नामों से डरता था, एक मुख्यमंत्री सिद्धप्पा और दूसरा पुष्पा राज। लेकिन हर सत्ता को एक जमीन चाहिए और हर जमीन को एक नींव। पुष्पा की नींव थी उसका विश्वास, उसका परिवार और उसका कबीला। और अगर किसी को उसे गिराना हो तो इन्हीं नींवों पर हमला करना होता है। हामिद, जो पहले उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक साझेदार था, अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। वह अरब देशों में अपने कारोबार का विस्तार करते हुए भारत में अवैध तस्करी की एक नई श्रृंखला शुरू कर चुका था। वह चाह रहा था कि पुष्पा का नेटवर्क खत्म हो ताकि वह अकेला शासक बन सके। इसीलिए उसने दाक्षायणी और शेखावत के साथ गठबंधन किया। जंगल के दुश्मन, सिस्टम के दुश्मन और व्यापार के दुश्मन अब एक साथ थे। दाक्षायणी ने एक योजना बनाई, पुष्पा के सबसे वफादार आदमी जयसेन की हत्या। जयसेन वही था जिसने पुष्पा के साथ बचपन से हर कदम साथ दिया था। वह सिर्फ उसका साथी नहीं, उसका साया था। एक रात जब जयसेन जंगल की सीमा पर गश्त कर रहा था, उसे घेर लिया गया। पहले उसके हाथ काटे गए, फिर उसकी आंखें फोड़ी गईं और फिर उसकी लाश को जलती लकड़ियों के ढेर पर फेंक दिया गया। यह हत्या नहीं, एक संदेश था, अब तुम्हारी बारी है। पुष्पा को जब यह खबर मिली तो वह गूंगा हो गया। कुछ घंटों तक वह न बोला, न हिला। फिर उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, अब रुकने का सवाल ही नहीं। उसी दिन उसने पूरे अपने नेटवर्क को एकत्र किया। जंगल के हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इकट्ठा हुए। उसने एक छोटी सी मचान पर चढ़कर कहा, अब ये सिर्फ व्यापार की लड़ाई नहीं है, ये आत्मा की लड़ाई है। अब हम नहीं डरेंगे। अगर कोई हमें मिटाना चाहता है तो हम उसे इतिहास से मिटा देंगे। अब एक नई क्रांति शुरू हुई। जंगलों में हर कोई एक योद्धा बन गया। जहां पहले लोग लकड़ी काटते थे, अब रणनीति बनाते थे। हर रास्ता एक जाल था, हर पेड़ एक प्रहरी, हर बच्चा अब वीर बनने का सपना देखने लगा था। दूसरी ओर शेखावत अब दिल्ली से एक आदेश लेकर आया, पुष्पा को देशद्रोही घोषित किया जाए। मीडिया में अभियान चलाया गया, अखबारों की सुर्खियां बनी, पुष्पा एक खतरा है। लेकिन आम जनता ने इसका विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने पोस्टर लगाए, पुष्पा हमारा रक्षक है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, स्टैंड विद पुष्पा। राज्य में दो गुट बन चुके थे, एक सरकार के साथ, दूसरा पुष्पा के साथ। और जब एक राज्य दो भागों में बंटता है तो क्रांति का जन्म होता है। मुख्यमंत्री सिद्धप्पा ने एक बड़ी रैली बुलाई और मंच से कहा, अगर पुष्पा देशद्रोही है तो फिर मैं भी हूं, हम सब हैं। उस दिन पहली बार किसी नेता ने एक तस्कर के लिए यह शब्द कहे और जनता में उबाल आ गया। इस घटना के बाद केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई, लेकिन शेखावत नहीं रुका। उसने एक अंतिम योजना बनाई, पुष्पा की गिरफ्तारी। उसने एक नया अफसर भेजा, नागराज चौहान। वह युवा था, क्रूर था और उसे सिर्फ दो चीजों की फिक्र थी, आदेश और सफलता। नागराज ने गांवों में छापे मारे, महिलाओं को पीटा, बुजुर्गों को जेल में डाला और बच्चों को धमकाया। जंगल का माहौल बदल गया था, अब हर ओर खौफ था। श्रीवल्ली को भी परेशान किया गया। एक बार जब वह अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो रास्ते में पुलिस ने उसकी गाड़ी रोकी और उसके कपड़े उतरवाने की धमकी दी। यह खबर जब पुष्पा को लगी तो वह दीवार पर अपना सिर पटकने लगा। ऐसा अपमान उसने कभी नहीं झेला था। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, नागराज की। उसने कसम खाई, जिसने मेरी औरत को रुलाया है, अब उसकी रग रग से खून निकलेगा। लेकिन इससे पहले वह हमला करता, नागराज ने एक और चाल चली। उसने वीर का अपहरण कर लिया। पुष्पा का बेटा अब उसके कब्जे में था। वीर अब एक बंधक था। एक छोटी सी कोठरी में गीले फर्श पर कांपते हुए अपने पिता को याद करता रहा। बाहर चारों ओर पुलिस थी, सीसीटीवी कैमरे थे, मशीन गन वाले सुरक्षाकर्मी, और अंदर उसकी मासूमियत थी, उस पाप के खिलाफ जो सत्ता ने किया था। श्रीवल्ली की हालत उस वक्त
किसी ज्वालामुखी की तरह थी, शांत बाहर से पर अंदर से फटने को तैयार। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ धधकती नफरत थी। उसने पुष्पा के सामने खड़े होकर कहा, अगर इस बार तुझे रोका तो तू बाप कहलाने लायक नहीं रहेगा। वो वाक्य नहीं था, आग थी। पुष्पा ने उसी वक्त अपने बाल काट दिए, माथे पर भस्म लगाई और कमर में तलवार बांध ली। यह उस पुष्पा की वापसी थी जो कभी जंगलों में राज करता था, पर अब एक बाप बनकर लड़ने निकला था। वह अकेला नहीं था, पूरे जंगल ने उसका साथ देने की ठानी। किसान, मजदूर, आदिवासी महिलाएं, सबने हथियार उठा लिए। यह कोई सेना नहीं थी, यह एक जन आंदोलन था। दूसरी ओर नागराज और शेखावत को यकीन था कि पुष्पा अब कमजोर है, उसका परिवार उसकी कमजोरी है। लेकिन वे यह भूल चुके थे कि कुछ लोग परिवार के लिए मरते नहीं, मारते हैं। पुष्पा ने वीर को ढूंढने के लिए एक और तरीका अपनाया। उसने पुराने दुश्मनों को रिश्वत दी, पुराने खबरी सिस्टम को एक्टिवेट किया और हर पुलिस थाने की खबर रखनी शुरू की। उसने जान लिया कि वीर को एक पुराने सैन्य बंकर में रखा गया है, जहां हर तरफ खदानें बिछी थीं और अंदर ऑटोमेटिक मशीन गनें। पर कोई दीवार पुष्पा को रोक नहीं सकती थी। उसने रात में हमला किया। कोई आवाज नहीं, कोई गोली नहीं, सिर्फ अंधेरे में मौत घूम रही थी। एक एक कर सुरक्षाकर्मी गिरते गए और सुबह होने से पहले वह वीर को लेकर बाहर निकल चुका था। लेकिन नागराज को यह हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने पूरे जंगल को घेरने का आदेश दे दिया। हेलीकॉप्टर से बम गिराए जाने लगे, गांव जलाए गए, महिलाओं को बंदी बनाया गया। अब जंगल की लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, वह शहर में आने वाली थी। पुष्पा ने अब वह फैसला किया जो वह जीवन में कभी नहीं लेना चाहता था, खुली जंग। उसने राजधानी की ओर कूच किया। सड़कों पर ट्रैक्टर, बैलगाड़ियां, पैदल चलने वाले हजारों लोग, यह एक काफिला था। एक नारा था, थग्गे देले पुष्पा राज। राज्य सरकार दबाव में आ गई, केंद्र सरकार बौखला गई। चुनाव करीब थे और अब वोट बैंक सड़कों पर खड़ा था। मीडिया ने पहली बार बगावत की आवाज को दिखाना शुरू किया। मुख्यमंत्री सिद्धप्पा ने पुष्पा से गुपचुप मुलाकात की और कहा, यह लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह इस राज्य की आत्मा की लड़ाई है। पुष्पा ने जवाब दिया, मैं अब तस्कर नहीं हूं, मैं पिता हूं, और एक पिता अपने बेटे के लिए पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। आखिरी टकराव अब तय था। पुष्पा ने एक लाइव वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा, जिस जंगल ने मुझे जन्म दिया, अब मैं उस जंगल को न्याय दिलाने जा रहा हूं। मैं कानून नहीं तोड़ूंगा, मैं कानून बनाऊंगा। लेकिन जो लोग इस व्यवस्था की आड़ में जुल्म करते हैं, अब उन्हें जवाब मिलेगा आखिरी बार। उसके बाद राजधानी में एक रैली निकाली गई। लाखों लोग, हजारों झंडे, एक ही आवाज, रूल इजंट इन दिल्ली, रूल इज विद पुष्पा। नागराज को बर्खास्त कर दिया गया और शेखावत को गिरफ्तार कर लिया गया। दक्षायनी की संपत्तियों पर छापे पड़े और हामिद के साथ सभी सौदे रद्द कर दिए गए। पुष्पा ने राजनीति में कदम नहीं रखा, लेकिन वह जनता का प्रतिनिधि बन चुका था। उसने व्यापार छोड़ दिया और जंगल में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बनवाने का काम शुरू किया, जहां जंगल के बच्चों को भविष्य मिलेगा, बंदूक नहीं। श्रीवल्ली के चेहरे पर अब सुकून था। वीर स्कूल जाने लगा था। और पुष्पा, वह अब सिर्फ जंगल का राजा नहीं था, वह एक युग बन चुका था। अब जब युद्ध खत्म हो चुका था, जंगल शांत था, लेकिन उस शांति में कई कहानियां छिपी थीं, दर्द की, बलिदान की, प्रेम की और परिवर्तन की। पुष्पा अब उसी जंगल में लौट आया था जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। पर अब वह वही व्यक्ति नहीं था और न ही वह जंगल वही था। शहरों ने उसका नाम याद रखा, लेकिन उसने शहरों को भुला दिया। उसकी आत्मा वही थी जहां पेड़ों से सूरज की किरणें छन कर आती थीं और पत्तियों से जीवन की धड़कनें सुनाई देती थीं। उसने सबसे पहले एक नई पंचायत बनाई जंगल वासियों की, जिसमें न कोई नेता था न राजा, सबका मत समान था। उसने लोगों को मालिक बनाया और खुद को सेवक। एक ऐसा तंत्र खड़ा किया जहां पुलिस नहीं पर न्याय था, कानून नहीं पर विश्वास था। श्रीवल्ली अब सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वह जंगल की सबसे बड़ी शिक्षिका बन गई थी।
उसने गांव की हर लड़की को पढ़ाना शुरू किया ताकि अगली पीढ़ी बंदूक नहीं, कलम उठाए। वीर बड़ा हो रहा था। उसकी आंखों में अपने पिता का प्रतिबिंब था, पर उसकी राह अलग थी। वह लड़ना नहीं चाहता था, वह बदलाव लाना चाहता था। एक दिन उसने पुष्पा से पूछा, पापा, आपने सब कुछ क्यों छोड़ा? पुष्पा ने जवाब दिया, ताकि तू सब कुछ पा सके बिना किसी को मिटाए। उसी दौरान देश की राजधानी से एक प्रतिनिधि मंडल आया। वे चाहते थे कि पुष्पा राज्यसभा में आए, देश का नेता बने। पर पुष्पा ने मना कर दिया। उसने कहा, जो आदमी अपने जंगल को नहीं छोड़ सकता, वो संसद क्या संभालेगा? लेकिन उसने एक वादा किया, वह हर महीने एक सभा करेगा, जहां राज्य के गरीब लोग अपनी समस्या कह सके और जंगल उनका समाधान निकाले। यह नई प्रणाली थी, लोक शक्ति सभा, जहां कोई अफसर नहीं, सिर्फ नागरिक होते थे। इसी सभा में एक दिन एक बच्ची आई और उसने पूछा, क्या मैं भी पुष्पा बन सकती हूँ? पुष्पा ने हंसते हुए कहा, तू मुझसे बड़ी बन सकती है, क्योंकि तुझ में डर नहीं है। पुष्पा बहुत बदल गया था। जहां पहले वह गुस्से में लोगों को मिटा देता था, अब वह प्यार से उन्हें जीत लेता था। उसकी तलवार अब लकड़ी की बनी थी और बंदूकें खेती के औजारों में बदल चुकी थीं। जंगल के भीतर एक बड़ा पुस्तकालय बना, जयसेन स्मारक ग्रंथालय। वहां हर बच्चा वह पढ़ता था, जो एक तस्कर बनकर पुष्पा ने जीवन भर अनुभव से सीखा। और उसी पुस्तकालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा था, जिस दिन जंगल का बच्चा तस्कर नहीं, शिक्षक बनेगा, उस दिन मेरा सपना पूरा होगा। श्रीवल्ली के साथ उसका रिश्ता अब और भी मजबूत हो गया था। दोनों शाम को पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीते थे और दूर से वीर को फुटबॉल खेलते हुए देखते थे। वह खेल जिसमें जीत हार नहीं थी, सिर्फ मुस्कुराहट थी। शेखावत जेल में मर गया, हामिद दुबई भाग गया और वहीं सड़क दुर्घटना में मारा गया। दाक्षायणी की सारी संपत्ति गरीबों में बांटी गई। और नागराज, वह सबसे अंत में आया माफी मांगने। उसने पुष्पा के सामने घुटनों पर बैठकर कहा, मैं एक सिस्टम का हिस्सा था, आपने वो सिस्टम ही बदल दिया। पुष्पा ने उसे उठाया और कहा, तेरा सिस्टम बंदूक वाला था, मेरा भरोसे वाला। और फिर एक दिन वीर कॉलेज जाने लगा। जाने से पहले उसने अपने पिता के पैर छुए और कहा, मैं अब सिर्फ आपका बेटा नहीं हूं, मैं जंगल का बेटा हूं। उस दिन पुष्पा ने पहली बार खुलकर रोया। वह कोई अपराधी नहीं था, कोई नेता नहीं था, वह अब एक पिता था, एक विचार था, एक इतिहास।